हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग दिल्ली सल्तनत से संबंधित 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि यह प्रैक्टिस सेट है जो गुरु रहमान सर के द्वारा बनाया गया है। इस प्रैक्टिस सेट को पढ़ने के बाद दिल्ली सल्तनत से संबंधित आपको एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, इसका फुल गारंटी है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, क्वेश्चन को समझिएगा, उसके बाद आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था। कौन था प्रथम मुस्लिम शासक? आपको 2 से 3 सेकंड या 4 सेकंड का समय हम बीच में देंगे ताकि आप लोग क्वेश्चन को समझ सकें। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है बताइएगा। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। उसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। क्या कह रहा, किस ऐतिहासिक ग्रंथ द्वारा भारत पर अरबों के आक्रमण की जानकारी प्राप्त होता है? बताइएगा क्या होना चाहिए इसका आंसर। आपको 2 से 3 सेकंड का हम समय देंगे बीच में ताकि आपको क्वेश्चन को समझिएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा चचनामा। क्या होगा? तो चचनामा हो जाएगा। उसके बाद है तीसरा नंबर क्वेश्चन, मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण के समय सिंध का शासक कौन था? मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण के समय सिंध का शासक कौन था? तो यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो दाहिर हो जाएगा। दाहिर, ये ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, दाहिर। चलिए उसके बाद है भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क शासक था। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क शासक कौन था? प्रथम तुर्क पूछ रहा है, तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा महमूद गजनबी। महमूद गजनबी, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। शाहनामा के लेखक है, शाहनामा के लेखक है कौन है बताइएगा। शाहनामा के लेखक कौन है? तो 5 का राइट आंसर क्या होगा? तो फिरदौसी। फिरदौसी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, किताब उल हिंद का लेखक अल-बरूनी किस आक्रमणकारी के साथ भारत आया था? किस आक्रमणकारी के साथ अल-बरूनी भारत आया था? मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनबी, मोहम्मद गौरी और सुबुक्तीन। तो यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। चलिए उसके बाद हम लोग चलेंगे 7 नंबर क्वेश्चन में। महमूद गजनबी की सेनाएं भारत पर आक्रमण करने हेतु एक सुनियोजित कार्यक्रम के अंतर्गत किस मौसम में आती थी? बताइएगा 7 का आंसर क्या होना चाहिए? तो 7 का आंसर हो जाएगा शरद ऋतु। क्या होगा? शरद ऋतु। चलिए जो लोग रहमान सर ही प्रैक्टिस सेट करते होंगे, जो लोग रहमान सर ही पढ़ते होंगे, यह सेट के जरूर पढ़े होंगे। तो चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन है, किसके विरुद्ध मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण हुआ था? किसके विरुद्ध मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण हुआ था? तो 8 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बताइएगा पंजाब, मुल्तान, सिंध और अहिल बाढ़। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी, मुल्तान हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे ध्यानपूर्वक। मध्य एशिया में तुर्कों के विरुद्ध अभियान में गौरी की व्यस्तता की अवधि में उसके भारतीय विदेशों के देखरेख तथा प्रबंधन किसने किया? बताइएगा किसकी प्रबंधन किसने किया? 9 नंबर क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा बताइएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए उसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। 10 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। राजपूतों की तुर्कों के विरुद्ध बार बार पराजय का मुख्य कारण क्या था? राजपूतों की तुर्कों के विरुद्ध बार बार पराजय का मुख्य कारण क्या था? क्या कारण था? तो देखिए यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, तुर्कों के द्वारा प्रयुक्त मध्य एशिया रणनीति भारतीय रणनीति से श्रेष्ठतर थी। पहला ऑप्शन कह रहा है बिल्कुल सही है। तुर्की सेना के पास अच्छे नरल के घोड़े वाली शक्तिशाली अश्व सेना थी। यह भी बिल्कुल सही है। चलिए तीसरा नंबर ऑप्शन देखेंगे हम लोग, राजपूतों द्वारा महमूद गजनबी के प्रारंभिक आक्रमणों के दूरगामी परिणामों को न समझे पाने की भूल थी। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? तो डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। किस भारतीय नरेश में सर्वप्रथम में नहीं होगा ने होगा, किस भारतीय नरेश ने सर्वप्रथम मोहम्मद गौरी को पराजित किया था? यहाँ पे ऑप्शन है पृथ्वीराज चौहान, जयचंद्र, मूलराज द्वितीय और विद्या चंदेल। तो क्या होना चाहिए यहाँ पे आंसर? सभी लोग बताइएगा। सोचिए, थोड़ा दिमाग पर जोर दीजिए, उसके बाद आप लोग को जरूर समझ में आएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा मूलराज द्वितीय। मूलराज द्वितीय, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। महमूद गजनबी के भारत पर आक्रमण के विभिन्न चरणों का सही क्रम है। विभिन्न चरणों का सही क्रम आप लोग बताइएगा क्या होना चाहिए आंसर।
तो यहाँ पे राइट आंसर होना चाहिए, देखिए मुल्तान, उसके बाद क्या होगा थानेश्वर, कश्मीर, मथुरा और कन्नौज। मुल्तान, थानेश्वर, कश्मीर, मथुरा और कन्नौज, यहाँ पे राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। महमूद गजनबी के विध्वंस के पश्चात सोमनाथ मंदिर का पूर्ण निर्माण किस नरेश ने करवाया? पूर्ण निर्माण किस नरेश ने करवाया? सभी लोग को बताइएगा, सभी लोग आंसर जरूर बताइएगा, क्या होगा आंसर? 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा, अहिल पाटन का कुमारपाल, अहिल पाटन का कुमारपाल। चलिए, किस शासक ने महमूद गजनबी के द्वारा पराजित होने के पश्चात स्वयं चीता जलाकर कहा उसे आत्मदाह कर? सभी लोग बताइएगा। आनंदपाल, त्रिलोचनापाल और भीम द्वितीय जयपाल। तो 14 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा जयपाल। क्या होगा? जयपाल। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी किस वंश का शासक था? मोहम्मद गौरी किस वंश का शासक था? यहाँ पे गौर वंश का, गजनबी वंश का, सनसनवी वंश का और तुर्क वंश का, बताइएगा क्या होना चाहिए आंसर? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन का सनसनवी। उसके बाद है 16 नंबर क्वेश्चन, दुनिया का प्रथम सुल्तान किसे माना जाता है? दुनिया का प्रथम सुल्तान किसे माना जाता है? सभी लोग बताइएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा महमूद गजनबी को। दुनिया का प्रथम सुल्तान किसे माना जाता है? तो महमूद गजनबी को। 16 का राइट आंसर क्या होगा? तो डी हो जाएगा। अब चलिए 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। क्या करा? पूर्वी भारत के विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय विक्रमशिला का विध्वंसक करने वाला प्रथम आक्रमणकारी कौन था? प्रथम आक्रमणकारी कौन था? तो यहाँ पे बताइएगा 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी। और नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था? तो कुमारगुप्त। और किसने नष्ट कर दिया? तो बख्तियार खिलजी। तो चलिए उसके बाद चलेंगे, तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? सभी लोग बताइएगा, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 18 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा 1191 में। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था। चलिए उसके बाद हम लोग चलेंगे 19 नंबर क्वेश्चन में, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ था? भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ था? 19 नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन 712 ईस्वी में हुआ था। 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। क्या करा? निम्न में से कौन चंदेल शासक महमूद गजनबी से पराजित नहीं हुआ? निम्न में से कौन चंदेल शासक है जो महमूद गजनबी से पराजित नहीं हुआ था? तो 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? देखिए यहाँ पे धंग है, विद्याधर है और जयशक्ति डंग। तो यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाएगा विद्याधर। 20 का राइट आंसर क्या होगा? तो बी हो जाएगा विद्याधर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार कौन था? महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो 21 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी लोग बताइएगा। थोड़ा सा समय हम देते हैं इसलिए कि ताकि आप लोग बता सकें। तो यहाँ पे 21 का राइट आंसर क्या होगा? तो भी होगा उत्तवी। क्या होगा? उत्तवी। चलिए आराम से क्वेश्चन को समझना है, उसके बाद बनाना है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्कों निर्गत किए? चलिए 22 नंबर क्वेश्चन का बताइएगा। जो लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ रहे हैं सभी लोग टेलीग्राम सेशन ज्वाइन कर लीजिए ताकि उनको भी आप PDF मिल सके। दूसरी बात कि जो भी स्टूडेंट लाइव सेशन से नहीं ज्वाइन कर रहे हैं लाइव सेशन को भी सभी लोग ज्वाइन कीजिए। तो यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो 22 का हो जाएगा महमूद गजनबी। महमूद गजनबी हो जाएगा। चलिए उसके बाद है वह युद्ध जिससे भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुआ था। वह कौन सा युद्ध है जिससे भारत में मुस्लिम शक्ति का स्थापना हुआ था? तो 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर सभी लोग बताइएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध। चलिए लास्ट में आप लोग ये भी जरूर बताइएगा कि कितना क्वेश्चन का आंसर आप लोग सही कर पाए। तो 24 नंबर क्वेश्चन है, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसके प्रथम आख्ता प्रदान किया था? मोहम्मद गौरी देखिए भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम आख्ता प्रदान किया था? 24 नंबर क्वेश्चन का रहा है, इसको सभी लोग बताइएगा। देखिए ताजुद्दीन अल्दुज और कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन इल्तुतमिश और नसीरुद्दीन कुबाचा। तो
24 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त किया था? मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त किया था? तो 25 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर सभी लोग बताइएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बख्तियार खिलजी, यल्दौज। तो 25 का राइट आंसर होगा बख्तियार खिलजी। क्या होगा? तो बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को वही नष्ट किया था। तो चलिए हम लोग आगे चलेंगे। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? 26 नंबर क्वेश्चन को सभी लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा, पढ़िएगा। क्या होगा आंसर? गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो 26 का राइट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या होगा? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। 27 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता था? क्यों? क्योंकि लाखों में दान करता था। तो 27 का आंसर सभी लोगों को बताना चाहिए। क्या होना चाहिए आंसर जी? इसको तो पता होना चाहिए आंसर। यह क्वेश्चन का आंसर सभी को पता होना चाहिए। तो 27 का आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? सभी लोग बताइएगा। दिल्ली, देवगिरी, कन्नौज, लाहौर। तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो लाहौर। चलिए उसके बाद चलेंगे हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन में। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? तो यहाँ पे आंसर सभी लोग को बताना है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा चौगान की क्रीड़ा के दौरान घोड़े से गिरने से। मतलब चौगान के क्रीड़ा मतलब खेलने के दौरान घोड़े से गिरने से। अब चलिए हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया, बलबन। तो यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। क्या होगा? इल्तुतमिश था। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक इल्तुतमिश था। 31 नंबर क्वेश्चन है। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्न में से किसके काल में आया था? निम्न में से किसके काल में आया था? तो 31 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर सभी लोग को बताना है। अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, बलबन और ऐबक। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? इल्तुतमिश। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए अब चलेंगे 32 नंबर क्वेश्चन में। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की। बलबन ने भव्य उपाधि धारण की। तो 32 का आंसर सभी लोग बताइएगा। कौन सा उपाधि धारण की? तो जिले इलाही, जिले इलाही की उपाधि धारण की थी। 33 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नवरोज को आरंभ करवाया था? नवरोज को आरंभ करवाया था। तो 33 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है इल्तुतमिश, बलबन, फिरोज तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी। तो यहाँ पे हो जाएगा बलबन। अब हम लोग चलेंगे 34 नंबर क्वेश्चन में। ऐबक की अकस्मात मृत्यु मतलब अकस्मात मृत्यु के बाद लाहौर के तुर्क अधिकारियों ने किसे राज सिंहासन पर बैठाया था? किसे राज सिंहासन पर बैठाया था? तो 34 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा, बताइएगा क्या हो जाएगा? बताइएगा। आराम शाह, बराम शाह, इल्तुतमिश, उपयुक्त सभी। तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा आराम शाह। क्या होगा? आराम शाह। चलिए आप 35 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित उपाधियों में से कौन कुतुबुद्दीन ऐबक से संबंधित है? निम्नलिखित उपाधियों में से कौन कुतुबुद्दीन ऐबक से संबंधित है? तो यहाँ पे 35 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर सब लोग बताइएगा। लाख बख्श, आहित ठीक है, हातिम ताई और कुरान बख्श। यहाँ पे राइट आंसर सभी हो जाएगा। लाखों में दान करता था और कुरान पूरा याद था, हातिम ताई। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? तो डी, सभी उपाधि था कुतुबुद्दीन ऐबक को प्राप्त था। तो चलिए अब हम लोग 36 नंबर क्वेश्चन को चलेंगे। महमूद गजनबी के आक्रमण के समय हिंदू शाही वंश की राजधानी कहाँ थी? क्वेश्चन को समझिएगा। मोहम्मद गजनबी के आक्रमण के समय हिंदू शाही वंश की राजधानी कहाँ थी? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, बताइएगा क्या हो जाएगा? थानेश्वर, उधमपुर, कन्नौज और धार। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा उधमपुर। उधमपुर हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। 1203 ईस्वी में ऐबक ने किस चंदेल शासक को परास्त किया था, मतलब पराजित किया था?
चंदेल शासक ने किसको पराजित किया था? तो 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर सब लोग बताइएगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी, परमादि देव। परमादि देव ऑप्शन यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐबक का अर्थ क्या होता है? देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक में ऐबक का अर्थ क्या होता है? 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। यहाँ पे हो जाएगा सी, चंद्रमा का देवता। ऐबक का अर्थ होता है चंद्रमा का देवता। 39 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे, सल्तनत काल में वजीर का प्रचलन किसके काल से प्रारंभ हुआ? सल्तनत काल में वजीर का प्रचलन किसके काल से प्रारंभ हुआ? ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया, बलबन। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए, कुतुबुद्दीन ऐबक के समय, मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक के काल से प्रारंभ हुआ। तो 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, तराइन का तृतीय युद्ध किनके बीच हुआ? तराइन का जो तीसरा युद्ध हुआ था किनके बीच हुआ? बताइएगा, सोचिए थोड़ा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी, क्या होगा? इल्तुतमिश और यल्दौज होगा। यहाँ पे यल्दौज होगा, इल्तुतमिश और यल्दौज। अब हम लोग चलेंगे 41 नंबर क्वेश्चन में, ऐबक के विषय में यह कथन कि उसमें तुर्कों की निर्भीकता और पारसियों की परिष्कृत अभिरुचि पाई जाती है, किसका है? तो यहाँ पे 41 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो हबीबुल्लाह सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलेंगे 42 नंबर क्वेश्चन में। इल्तुतमिश के विषय में निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है इल्तुतमिश के विषय में? तो डायरेक्ट हम लोग आंसर की तरफ चलते हैं। उसने एक संगठित केंद्रीय सेना का प्रचलन किया था। उसने एक संगठित केंद्रीय सेना का प्रचलन किया था, यह सही नहीं है। बाकी इस सभी ऑप्शन है जो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? तो सी हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, दिल्ली सल्तनत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता हुई थी। दिल्ली सल्तनत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता हुई थी। 43 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर सभी लोग बताइएगा। 1229 हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। जनता की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मदरसा ए नासिरी का निर्माण किसके शासनकाल में किया गया? मदरसा ए नासिरी का निर्माण किसके शासनकाल में किया गया? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा इल्तुतमिश के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? इल्तुतमिश के शासनकाल में। यह प्रैक्टिस सेट करने के बाद आपको मतलब कि 50 से 60% टॉपिक मतलब चैप्टर आपको कंप्लीट हो जाएगा सिर्फ प्रैक्टिस सेट से, क्योंकि सारा मतलब जो भी पढ़ने के लिए है जो प्रैक्टिस सेट में डाल दिया गया है, जिसमें महत्वपूर्ण जो भी है जो इसमें डाल दिया गया है। भारत पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय भारत के तत्कालीन राज्यों को सूचित करता है? तो 45 नंबर क्वेश्चन, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राज्यपाल, फतेह, दाऊद और महिपाल, ये ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन को हम लोग चलेंगे। यहाँ पे कह रहा है सही कालानुक्रम बताने के लिए कह रहा है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। मालवा, चित्तौड़, रणथंभौर, गुजरात, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इनकी विजय का सही कालानुक्रम क्या है? सही कालानुक्रम क्या है तो ये बताना है। तो सबसे पहले कौन था? तो गुजरात। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा विजय प्राप्त का सही काल, सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी किसको विजय प्राप्त किया था? किस पर? तो गुजरात पर। किस पर? गुजरात पर। उसके बाद बताइएगा, उसके बाद तो रणथंभौर, उसके बाद रणथंभौर, उसके बाद किस पर विजय प्राप्त किया था? तो चित्तौड़ पर, और उसके बाद मालवा पर। तो मतलब 4-3-2-1 किस में है? यहाँ पे है। अब चलेंगे हम लोग 47 नंबर क्वेश्चन में। मंगोल आक्रमणकारी कुतलुग ख्वाजा ने भारत पर किसके शासनकाल में आक्रमण किया? किसके शासनकाल में आक्रमण किया? तो 47 का राइट आंसर अलाउद्दीन खिलजी। राइट आंसर क्या होगा? अलाउद्दीन खिलजी। चलिए अब हम लोग चलेंगे 48 नंबर क्वेश्चन में। कोई भी राजा इतना दयालु, सहानुभूति रखने वाला, विद्वानों तथा वृद्धों के प्रति श्रद्धालु राजा अपने प्रयासों से कभी साम्राज्य परासी नहीं हुआ। मिन्हाज उस सिराज का कथन किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? तो यहाँ पे राइट आंसर इल्तुतमिश होगा। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? इल्तुतमिश। यह प्रैक्टिस सेट है जो बीपीएससी और बिहार दरोगा से संबंधित अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उनके लिए रामबाण है। हिंदियों का विश्वास है कि उनके देश जैसा कोई देश नहीं है, उनके राजाओं का समान कोई राजा नहीं है।
उनके विज्ञान के समान कोई विज्ञान नहीं है। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? 49 का आंसर सभी लोग बताइएगा। तो अल-बरूनी, राइट आंसर क्या होगा? बी, अल-बरूनी का यह कथन है। चलिए उसके बाद हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए, बलबन द्वारा शासक पद की शक्ति और प्रतिष्ठान पुनः स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय किए गए थे? कौन सा उपाय किए गए थे? तो 50 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे राइट आंसर सभी लोग बताइएगा। तो हम लोग पहले इसको पढ़ते हैं। उसने अपने आप को पौराणिक न्याय और अफरासियाब के वंशज होने का दावा किया था। वंशज होने का दावा किया था, तो यह बिल्कुल सही है, दावा किया था। उसके बाद हम लोग चलेंगे, उसने अमीरों के आपसी विवाह संबंधों पर रोक लगा देते हैं, नहीं ऐसा कोई बात नहीं था। चलिए उसके बाद है, उसने अपने दरबार में ईरानी शिष्टाचार के तरीकों को सीधा और पबोस लागू किया था, ये भी बिल्कुल सही है। उसने गुलाम तुर्क सरदारों को दौलत चालीसा को समाप्त कर दिया था, ये भी बिल्कुल सही है। तो मतलब कि 1, 3, 4, 1, 3, 4 किस ऑप्शन में है? यहाँ पे देखेंगे 1, 3, 4 बी ऑप्शन में है। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? तो बी हो जाएगा। चलिए अब चलेंगे 51 नंबर क्वेश्चन में, रक्त एवं लौह की नीति किससे संबंधित है? रक्त और लौह की नीति किससे संबंधित है? 51 नंबर क्वेश्चन को सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आंसर यदि याद रहेगा तो ऑटोमेटिक आपको मन में आएगा और उसको टिक मार देना है। तो चलिए 51 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, बलबन। ऑप्शन इसलिए दिया जा सकता है, इसलिए दिया जाता है ताकि आप लोग को छाटा जा सके। तो चलिए, निम्नलिखित में सैन्य अभियानों में किसकी सफलता के बाद अलाउद्दीन खिलजी की महत्वाकांक्षा प्रबल हो गई तथा जिसने प्राप्त अपार धन ने उसके सुल्तान बनने के कार्य को सरल कर दिया? तो यहाँ 52 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देवगिरी। 53 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे 1000 दिनारी कहा गया है? निम्नलिखित में से किसे 1000 दिनारी कहा गया है? 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। तो मलिक काफूर को। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अलाउद्दीन के दक्षिण भारत के विजय अभियान का प्रमुख श्रेय किसे दिया जाता है? दक्षिण भारत के विजय अभियान का प्रमुख श्रेय किसे दिया जाता है? तो यहाँ पे हो जाएगा मलिक काफूर को दिया जाता है। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, यह किसका कथन है? मैं लोगों को ऐसे हुक्म देता हूं जो उनके और राज के लिए लाभकारी समझता हूं। मैं नहीं जानता कि वे शरीयत द्वारा अनुमत हैं अथवा नहीं है या नहीं। तो 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी, अलाउद्दीन खिलजी। तो 55 का राइट आंसर डी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए अब हम लोग 56 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस स्थान के सैन्य अभियान से वापस आते समय अफगानपुर में लकड़ी का महल गिर जाने से गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई? बताइएगा। 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। बंगाल, गुजरात, मालवा, देवगिरी। बताइएगा किस सैन्य अभियान से, किस स्थान से सैन्य अभियान से वापस आते हुए? बताइएगा 56 का आंसर। यहाँ पे 56 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बंगाल अभियान से। देखिए यहाँ पूछ रहा है किस स्थान के सैन्य अभियान से, तो चलिए यहाँ पे ए हो जाएगा। अब 57 नंबर क्वेश्चन है, सल्तनत काल में सबसे बड़ा साम्राज्य किसका है? सल्तनत काल में सबसे बड़ा साम्राज्य किसका है? 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर सभी लोग बताइएगा। बलबन का, अलाउद्दीन खिलजी का, मोहम्मद बिन तुगलक का, फिरोज तुगलक का। 57 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, मोहम्मद बिन तुगलक। MBT, जिसे MBT बोलते हैं शॉर्ट में, मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए अब हम लोग 58 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। मेरठ एवं टोपरा स्थित अशोक स्तंभों को किसके शासनकाल में दिल्ली लाया था? किसके शासनकाल में दिल्ली लाया था? 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर सभी लोग बताइएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा FST, फिरोज तुगलक। यहाँ पे राइट आंसर 58 का हो जाएगा सी। क्या होगा? सी हो जाएगा। चलिए अब 58 के बाद हम लोग चलेंगे 59 नंबर क्वेश्चन में। यहाँ कह रहा है सुमेलित कीजिए, 1 2 को मिलाना है, सुमेलित करना है। तो चलिए आप सभी लोग क्वेश्चन को समझिए और बनाने का प्रयास कीजिए। तो हम बनाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा, देखते हैं, दीवान आरिज किसने अपनाया था? तो बलबन ने। दीवान आरिज बलबन ने। उसके बाद क्या है? दीवान रियासत
दीवान ए रियासत, तो अलाउद्दीन खिलजी। दीवान ए रियासत किसी तरफ जाएगा तो अलाउद्दीन खिलजी की तरफ चला जाएगा। उसके बाद है दीवान ए कोही। दीवान ए कोही मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। दीवान ए बंदगान, दीवान ए बंदगान किसकी तरफ जाएगा तो फिरोज तुगलक, फिरोज तुगलक। यहाँ पे क्या हो जाएगा तो बी हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग 60 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। जब उसने रजस प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है, किस सुल्तान के लिए यह कथन कहा है तो अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों से किसकी मृत्यु मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए हो गई, किसकी मृत्यु मंगोलों से विरुद्ध लड़ते हुए हो गई तो जफर खान, जफर खान यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उसके पति का नाम है, क्या नाम है उसके पति का नाम तो 62 का राइट आंसर है राणा रतन सिंह, राणा रतन सिंह यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब चलेंगे अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था। अलाउद्दीन खिलजी के समय आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था तो 63 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा रामचंद्र देव, रामचंद्र देव थे। उसके बाद है निम्न कथनों पर विचार कीजिए जो अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित विचारों पर मतलब क्या है, विचार को चुनना है। तो चलिए 60 का आंसर क्या होना चाहिए, 64 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए तो उसने कृष्ट जमीनों के पैमाइश के बाद जमीन का मालगुजारी वसूली की, बिल्कुल ये सही है। उसके बाद देखेंगे उसने लगान व्यवस्था के अपनी पूरी सल्तनत में समान रूप से लागू किया, ये बिल्कुल गलत है, नहीं समान रूप से लागू नहीं किया था। उसके बाद है देखते हैं यहाँ पे एक सही हो गया, उसने प्रांत के गवर्नरों के अधिकारों को समाप्त कर दिया था, ये बिल्कुल सही है, अधिकारों को समाप्त किया था। यहाँ पे राइट आंसर 1 और 3 हो जाएगा, 1 और 3 होना चाहिए, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए हम लोग चलेंगे 65 नंबर क्वेश्चन में। किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई थी, किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई थी तो 65 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या होगा तो सी हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद है निम्न शासकों में से किसे ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया। चलिए पहली बार किसने लागू किया था 66 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग को बताना है तो अलाउद्दीन खिलजी, क्या होगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया, अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया आप लोग बताइएगा। इससे पहले कि वक्त आपको बदले तुम वक्त को बदल दे, इससे पहले कि वक्त तुमको बदले तुम वक्त को बदल दो। तो चलिए 67 नंबर क्वेश्चन को आंसर बताइएगा तो यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर सी हो जाएगा अलाई दरवाज़ा। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार से निर्माण में योगदान नहीं दिया, कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया, क्या होगा यहाँ पे तो 68 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा तो अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। चलिए अब चलेंगे हम लोग 69 में। अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों से कौन तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान था, कौन तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान था तो 67 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा गाजी मलिक, गाजी मलिक, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं 70 नंबर क्वेश्चन में। दीवान अमीर कोही नामक एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया, मैंने दीवान अमीर कोही दीवान कोही जिसे बोलते हैं बताइएगा। 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए तो मोहम्मद बिन तुगलक, MBT। इब्न बतूता की भारत यात्रा किस शासक के काल में हुई थी, इब्न बतूता बताइएगा। मोरक्को से आया था 7,000 किलोमीटर दूरी तय करके इब्न बतूता आया था, किसके दरबार में आया था तो 71 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक, ये ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विकसित किया तो चलिए इब्न बतूता। सुल्तान को उनकी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई, किसके निधन पर बदायूनी ने इस प्रकार का टिप्पणी की थी
किसके निधन पर बदायूं ने इस प्रकार का टिप्पणी की थी? तो सभी लोग बताइएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा? तो 73 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाने के लिए रोजगार दफ्तर खुलवाया? रोजगार दफ्तर कौन खुलवाया था? 74 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो फिरोज तुगलक, फिरोज तुगलक। दीवान एक खैरात नामक विभाग की स्थापना की थी। दीवान एक खैरात नामक विभाग की स्थापना कौन किया था? इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, बहलोल लोदी। तो 75 का राइट आंसर होगा फिरोज तुगलक, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? गुलामों की संख्या अधिक तक किस सुल्तान के दरबार में? तो 76 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फिरोज तुगलक, फिरोज तुगलक। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य नहीं है? मतलब कह रहा है कौन सा कथन है जो गलत नहीं है, कौन सा कथन है जो सही है, यह चुनना है। तो 77 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका कथन आपको बता दें, राइट आंसर पर चलते हैं डायरेक्ट। तो मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसके चाचा बैठे थे, बिल्कुल यह असत्य नहीं है, यह सत्य कथन है। तो चलिए अब हम लोग चलेंगे 78 नंबर क्वेश्चन में। यहाँ पे सी ऑप्शन है, डी हम बोल दिए, सी ऑप्शन है वह। 78 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की। सर्वप्रथम लोक निर्माण की विभाग की स्थापना कौन किया था? इल्तुतमिश, बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, फिरोज शाह तुगलक ने। तो 78 का राइट आंसर फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक, FST। 79 है, वह सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है, बताइएगा। 79 नंबर क्वेश्चन है, तो फिरोज शाह तुगलक, क्या होगा? फिरोज शाह तुगलक। राज के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला सुल्तान। चलिए, पहला सुल्तान कौन है? तो बलबन, क्या होगा? बलबन। 81 नंबर क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? निम्नलिखित में से कौन था? तो नासिरुद्दीन महमूद तुगलक द्वितीय, नासिरुद्दीन महमूद तुगलक द्वितीय। 82 नंबर क्वेश्चन है, तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो 82 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो यहाँ पे इनमें से कोई नहीं। तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो इसमें से कोई भी शासक नहीं था उस समय। चलिए अब हम लोग चलेंगे 83 नंबर क्वेश्चन, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो 83 का राइट आंसर क्या होगा? तो सैयद वंश, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलेंगे 84 नंबर क्वेश्चन में, दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान के शासक का निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान के शासक का निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? 84 नंबर क्वेश्चन का आंसर सब लोग बताइएगा। तो बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, सही क्रम है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अभी के समय में आगरा है? तो 85 का हो जाएगा राइट आंसर सिकंदर लोदी, क्या होगा? सिकंदर लोदी, लोदी, डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन है, सल्तनत काल में उत्तराधिकारी का सामान्य नियम था। सल्तनत काल में उत्तराधिकारी का सामान्य नियम था। तो चलिए 86 का आंसर क्या होना चाहिए? तो यहाँ पे हो जाएगा डी, अमीरों की इच्छा और गद्दी के लिए दावेदारी व्यक्ति की शक्ति एवं योग्यता। सल्तनत कालीन अमीरों वर्ग में मुख्यतः जाति के लोग शामिल थे। कौन से जाति के लोग शामिल थे? तो तुर्क जाति के लोग शामिल थे। कौन सी जाति के लोग शामिल थे? तो तुर्क जाति के लोग शामिल थे। सुमेलित कीजिए, सुमेलित करने के लिए कह रहा है, 88 क्वेश्चन है, 88 नंबर, सुमेलित करने के लिए कह रहा है। तो चलिए बताइएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा दीवान अर्ज, तो सैन्य विभाग, दीवान अर्ज किससे था? सेना से था, सैन्य विभाग से संबंधित है। उसके बाद क्या है? दीवान इंसा,
तो शाही पत्राचार विभाग से, शाही पत्राचार विभाग से संबंधित है। उसके बाद देखेंगे दीवान रियालत नहीं रिसालत, तो यहाँ पे धार्मिक विभाग से, किससे? तो धार्मिक विभाग से हो जाएगा। उसके बाद क्या है? दीवान कजा, तो न्याय विभाग से, दीवान कजा न्याय विभाग से। यहाँ पे कूट में जाएंगे तो सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, निम्नलिखित जोड़ों में कौन सा असत्य है, कौन गलत है? तो देखिए दीवान अमीर कोही कृषि विभाग से संबंधित है, दीवान बंदगान दास विभाग से संबंधित है, दीवान रिसालत ये किससे संबंधित? धार्मिक विभाग से संबंधित है, दीवान वकूफ या आय व्यय के कागजों के देखभाल करने के लिए संबंधित है। तो यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे असत्य कौन है? तो ए, धार्मिक विभाग से संबंधित है, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए उसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, किस सल्तनत कालीन राजवंश के अंतर्गत निजारत अपने चरमोत्कर्ष पर था? तो 90 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग सोचिए, थोड़ा बताने का प्रयास कीजिए। तुगलक वंश, क्या होगा? तुगलक वंश। चलिए, किस सल्तनतकालीन सेना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है? किस सल्तनतकालीन सेना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग था? 91 नंबर क्वेश्चन को बताइएगा। तो अश्वरोही सेना, तो अश्वरोही सेना, डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन है, किस सल्तनतकालीन शासक ने सेना में भ्रष्टाचार समाप्त करने के उद्देश्य से घोड़ों को दागने और सैनिकों के हुलिया रखने की व्यवस्था शुरू की थी? किसने शुरू की थी? तो 92 का राइट आंसर अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। कौन सुमेलित नहीं है? कौन है जो सुमेलित नहीं है? तो चलिए, फिरोज तुगलक नहरों के निर्माण से, बलबन सीधा पैबस के निर्माण से। तो चलिए सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए। उसके बाद है अलाउद्दीन खिलजी सैनिकों के नगद वेतन के निर्माण से, और मोहम्मद बिन तुगलक निरोध। ये बिल्कुल गलत है, यहाँ पे राइट आंसर ये हो जाएगा। सुमिलित नहीं पूछ रहा तो ये हो जाएगा। चलिए उसके बाद 94 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा सल्तनतकालीन प्रशासनिक इकाइयों का सही आरोही क्रम है? सही आरोही क्रम है तो प्रांत, शिक्षक, परगना और गांव। आरोही क्रम, अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम, आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम, अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम। तो चलिए बताइएगा। तो प्रांत, सिख, परगना और गांव। 95 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, ताश घड़ी नामक जलखड़ी का आविष्कार किस सुल्तान ने किया था? किस सुल्तान ने किया था? आप सभी लोग बताइएगा। तो फिरोज तुगलक, ये ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए 5 क्वेश्चन और बचा हुआ है, सभी लोग मन लगा के पढ़िए और जवाब दीजिए। वह कौन शासक था जिसने एक सैनिक को निरीक्षक लिपि को घूस देने के लिए सोने का एक सिक्का दिया था? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा बताइएगा। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, फिरोज तुगलक। अब चलेंगे 97 की ओर। बाजार नियंत्रण नीति द्वारा अलाउद्दीन खिलजी चाहता था, बाजार नियंत्रण नीति के द्वारा अलाउद्दीन खिलजी क्या चाहता था? 97 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएगा। तो एक घड़ी सेना का कायम रखना, एक बड़ी सेना का कायम रखना। चलिए, इल्तुतमिश बलबन और अलाउद्दीन खिलजी ने किस पर आक्रमण किया था? ये आप लोग को बताना है। तब मंगोलों का सामना किया था। चलिए, दीवान ए इश्तिहाक विभाग संबंधित था। तो पेंशन विभाग से, किससे? पेंशन विभाग से। अमीर ए बहर विभाग था। 100 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो नौका विभाग। किससे संबंधित था? तो नौका विभाग से संबंधित था। तो चलिए यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है और आप लोग के लिए एक हम क्वेश्चन देते हैं, उसका आप लोग जवाब दीजिएगा। उसका आंसर हम कल देंगे। आप लोग पहले क्वेश्चन को सुन लीजिए। गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। इसका आंसर हम कल देंगे। और नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट कौन सा सब्जेक्ट पर या कौन सा टॉपिक पर लेके आए ये भी हमको बतलाइएगा। और सभी लोग लाइव चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, लाइव सेशन को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से PDF के लिए ज्वाइन कर लीजिए। जो भी स्टूडेंट यहाँ तक पढ़ लिए हैं, हमको ये बताइएगा कि कितना आंसर आप लोग सही किए हैं। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।